जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञान बिंदु द्वारा जो नया बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके बारे में। ठीक है, आप लोग यकीन मानिए कि कंटिन्यू इसमें टोटल 63 सेट को इंक्लूड किया गया है। अगर कंटिन्यू आप लोग करते हैं, एक एक सेट हम लोग डेली बाय डेली करेंगे, तो यकीन मानिए कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि डिस्कशन बहुत ही जबरदस्त है। 2010 से लेकर के 2024 सारा सेट इंक्लूड किया गया है। क्योंकि ज्ञान बिंदु का एक खासियत है कि आप दरोगा का भी सेट देखे होंगे, क्वेश्चन बैंक वो बहुत ही अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है। तो जितने बिहार पुलिस में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी पाली में एग्जाम में, सारा क्वेश्चन इंक्लूड है। तो चलिए आज से हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। टोटल 63 इसमें आपका मिल जाएगा। ठीक है, देखने के लिए सेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला सेट ये हो गया, पहला सेट ये हो गया आपका। पहला सेट क्या है? 7/8/2024 का, मतलब कि 7 अगस्त 2024 का पेपर फर्स्ट है। सारा डिस्कशन हम लोग देखेंगे। विज्ञापन देख सकते हैं, 1/2023 अब वैकेंसी 21,321 पदों के लिए है। तो अभी हम लोग देखेंगे 19,838 पदों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो जनहित याचिका, जनहित याचिका। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं जो कि दिया गया है। 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका PIL की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि यह गरीब लोगों को अदालत में इंसाफ पाने के लिए किया जाता था। जनहित याचिका PIL के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे प्रावधान है। अन्य समान अदालती याचिकों के अलग इसमें आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष की स्वयं अदालत में हो। यह किसी भी नागरिक का स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। मतलब क्या, कोई भी पीड़ित है कुछ कोई भी चीज से, तो ये दायर कर सकते हैं न्यायालय में। भारतीय न्याय की पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। देखिए PN भगवती का फुल नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि PIL किनके कार्यकाल में लाया गया? तो PL भगवती। ठीक है, PN भगवती। नेक्स्ट, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1976 में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का डिटेल्स बहुत ही जाते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा निश्चिंत रहिएगा। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह संसद के पास हो जाएगा, यह संसद के पास हो जाएगा। जानते हैं कानून बनाने के लिए लोकसभा में पास होता है बिल, राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अब वो क्या करता है? मोहर मारता है, तब वो एक्ट बन जाता है। इसका डिटेल्स देखते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा में सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। लोकसभा मतलब क्या? संसद के 3 भाग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। याद रखिएगा, लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 80 राज्यसभा उच्च सदन की संरचना संबंधित है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में 245 है। अब याद रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का व्याख्या किस आर्टिकल में किया गया है? 280 में किया गया है। उसमें कितनी अधिकतम संख्या होती है? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा संबंध विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। टोटल 12 सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीट सर्वाधिक है, 31 सीट है टोटल। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। याद रखिएगा, इसका विघटन कभी नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब बदले जाते हैं।
ठीक है, 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य बदले जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा निम्न सदन के गठन प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में है। याद रखिएगा कि आप लोकसभा के बारे में देखते हैं, राज्यसभा देख लिए। लोकसभा का क्या है कि प्रावधान आर्टिकल 81 में है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या आपको 550 है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्षों में पहले हो सकता है। देखिए, राज्यसभा क्या था? अस्थायी था, उसका विघटन नहीं हो सकता है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है। 5 साल इसका कार्यकाल होता है, राज्यसभा का 6 साल होता था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दी गई। पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 में 5 साल कर दिया गया। आपको पूछा जा सकता है कभी क्वेश्चन कि लोकसभा का कार्यकाल किस समय 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी के समय। उस समय 6 साल कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसमें संशोधन करके आपको 44वें संविधान संशोधन में तो 5 साल ही कर दिया गया। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय स्थान में भारत का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च स्थान में भारत का उच्चतम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अपीलीय न्यायालय भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 8 है। वर्तमान में संख्या इसकी कितनी है? 33+1 सीजीआई हो गई है। देखिए, आपको पूछा जाएगा मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 33 टोटल हाई कोर्ट में जज है और 1 सीजीआई है। सीजीआई वर्तमान में कौन बने हैं? थोड़ा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। देखिए, आपको पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन का अगर पूछा जाएगा तो 324 से 29 तक है, भाग 15 हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धति अपनाई गई है। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति प्रणाली। फर्स्ट पोस्ट ऑफ द पोस्ट से भारत में जहां जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहां लगभग हर जगह फर्स्ट पोस्ट ऑफ द पोस्ट अपनाई गई है। जैसे लोकसभा व राज्यसभा, राज्य विधानसभा का निर्वाचन प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव होता है, तो जिला में हर एक जगह एमपी जो खड़े होते हैं, एमएलए जो खड़े होते हैं, उनका क्या होता है ना, ग्राम में जाइएगा तो स्कूल वगैरह में वोटिंग होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो लोग जाकर के खुद वोटिंग करते हैं, प्रत्यक्ष उसे कहते हैं। अब देखते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद माफी चाहेंगे सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपनाई गई है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राज्यसभा या राष्ट्रपति के लिए कैसी प्रक्रिया द्वारा वोटिंग की जाती है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, प्रेरित है, आपको याद रखना है। चलिए और भी हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट और बहुत ज्यादा डिटेल से साथियों, वीडियो बहुत लंबा बनेगा, याद रखिएगा। वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद है। उपराष्ट्रपति का पद क्या है? राष्ट्रपति के बाद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या होगा कि बी, डी, आपका ए और सी सभी का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय, चलिए देख लेते हैं हम लोग डिस्कशन। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहा जाता है, इसे बजट कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमति, आय के व्यय के विवरण होता है। यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट का कितने में किया गया है? 112 में, याद रखिएगा। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी थे। आपको पूछ दिया जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के शनमुखम शेट्टी थे, याद रखिएगा, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रावधान किया गया है। ठीक है, 75 में क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति है, याद रखिए। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है आज के डेट में कि इनमें से कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे, तो इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखिएगा, तीनों इंपोर्टेंट है। पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। पी.वी. नरसिम्हा, वो ना तो राज्यसभा के सदस्य थे ना तो लोकसभा का, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बने थे। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान ही हुई, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी का, श्रीमती इंदिरा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का और जवाहरलाल नेहरू का, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलिए, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र और राजीव गांधी सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र वाले और आपका राजीव गांधी सबसे कम उम्र वाले। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे, जो कि पंजाब के हैं, पंचकुला का। ठीक है, तो जिनका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिनों तक रहा था, 80 से 89 तक चला था। पंचकोशी के हैं, पंजाब के पंचकोशी के। राष्ट्रपति देश का सर्वाधिक प्रधान होता है, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो होते हैं देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बिहार से थे, बिहार के सिवान से, जीरादेई गांव से, याद रखिएगा। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि इंपोर्टेंट होगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। देखिए, आप ये भी थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया, PIL से आया, मतलब क्या बजट से देख लिए आप, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से देख रहे हैं, तैयारी भी आपको उसी तरह से करना है। ठीक है, सी नंबर देखते हैं इसका, 4 नंबर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा संघ राज्यों के बीच राज्यों के बीच विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है, तो यही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार संघ और राज्यों के बीच राज्य और राज्य के विवादों को निपटारा करवाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामले सुनवाई करते हैं, जो इस प्रकार से है। एक तरफ भारत सरकार, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों का सरकार, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, केंद्र और कोई अन्य राज्य एवं राज्यों की तरफ होने वाला एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपराधिक मामले। यह एक ऐसी क्रियाएं संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न आदि। इसमें FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत केस फाइल करती है। अपराधी दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। दीवानी मामला, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों को उल्लंघन से है। जमीन विवाद, वास्तु की खरीदारी, किराया, तलाक, प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर करता है। चलिए फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। सोवा रिगपा क्या है। सोवा रिगपा क्या है, तो हिमालय का पारंपरिक दवा पद्धति है। देख लेते हैं इसका डिस्कशन। सोवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। सोवा रिगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोवा रिगपा शाब्दिक अर्थ है उपचार का ज्ञान, और यह भूटी भाषा में लिया गया है। सोवा रिगपा का ज्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान है। सोवा रिगपा इलाज के शरीर में मन विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोवा रिगपा का अभ्यास को विनिमय करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित है। सोवा रिगपा के संस्थाओं के लिए एक मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख में धर्मशाला है।
चलिए 6 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये कोलकाता में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? कोलकाता में। ये करंट का क्वेश्चन था, तो 2024 में आपका कोलकाता में किया गया। हुगली नदी नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को हिस्सा है और हावड़ा मैदान को आपका एक्सप्लेनेड जोड़ती है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता गया? तो ये आपका ए हो जाएगा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपर को उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाला सर्वोच्च यह पुरस्कार है। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राशि देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन पुरस्कार है, इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार है, इसमें 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य आपका पुरस्कार है, इसमें 10 लाख रुपए। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? भू अस्थायी उपग्रह नहीं है आपका जुगनू नहीं है। बाकी जी सेट, एंड्रू सेट और हेम सेट, ये सब क्या है आपका उपग्रह है। निम्नलिखित में से जुगनू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो ने मार्गदर्शन IIT कानपुर द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा। तो भारत के कुछ प्रमुख अस्थायी उपग्रह देख लेते हैं। इनसेट, जी सेट, कल्पना 1, एंड्रू सेट और आपका हेम सेट, ये सब क्या हो जाएगा? भारत का उपग्रह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथियों बहुत मेहनत लगता है। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित करता है, भाई और बहन को। आप लोग भी जानते होंगे भाई बहन को इसमें भूजा वगैरह लेकर के डाला जाता है। हम लोग भी ये बहुत सारा मतलब जब भी घर पे रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को समर्पित करते हैं। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 7वीं एवं पूर्वमासी तक मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोक नाट्य विदेशिया क्या है? भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। महिला पात्र की भूमिका पुरुष द्वारा निभाया जाता है। लड़का जो लड़की बन के डांस करता है। जाट जाटिन, केवल अविवाहित द्वारा इस लोक नाट्य में जाट जाटिन के अविवाहित जीवन को प्रदर्शित की जाती है। डोमचक, यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नाट्य सर्वाधिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें अंतर्गत हास परिहास, अश्लील हाव भाव और स्वाद प्रदर्शित होता है। चलिए ताजमहल के वास्तुकार कौन था? कौन हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी था, जबकि डिजाइन उस्ताद ईसा ने किया था। याद रखिएगा। इसके बारे में और पढ़ने देखते हैं। शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठ के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अन्य तथ्य देख लेते हैं। शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 को अपना राज्याभिषेक करवाया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के काल में आए प्रमुख यात्री फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर। मनुची इटली का। पीटर मुंडी इसके अकाल के वर्णन किया है। इसने अकाल का वर्णन किया इंग्लैंड के थे। शाहजहां ने इयादत खान, जिन्होंने शाहजहांनामा लिखा, को संरक्षण दिया था। आपको पूछा जा सकता है शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो इनायत खान के द्वारा। इनायत खान के द्वारा इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए वसवान उत्कृष्ट मुगल चित्रकला थे। इन्होंने संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। अब्दुस्समद, अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्समद को सीरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी के जरिए कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था? कहाँ का था? ये राजगिरी का था। याद रखिएगा। चलिए बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक राजगिरी का निवासी थे, राजगिरी के निवासी थे। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं राजगिरी के बारे में। मगध का हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इन्होंने 544 में से 492 तक मगध पर शासन किया। इनका उपनाम
सैन्य था। स्थायी सेना रखने के कारण अवंती राज्य के राजा चंडपोत जब बीमार पांडु रोग हुए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंडप्रोत की सेवा में उज्जैन भेजा था। याद रखिएगा, उज्जैन भेजा था। चलिए साथियों, कुछ और फैक्ट आपको देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है गद्यांश है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं गद्यांश को, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। और गद्यांश पे आंसर देने वाला था क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्या था, तो गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी थी। तो बाल श्रम समाप्त करने के लिए सरकार दायित्व है। देखिए, ये क्वेश्चन कोई भी बना सकता है, आराम से बना सकते हैं। वहां पे जाके आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ करके उसमें बताना है। तो 13 नंबर देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। तो क्या था, ये हो जाएगा बाल श्रम के कारण बच्चों में बचपन छीन जाती है। मतलब 12 से लेकर 14 तक, मतलब 3 क्वेश्चन आपका उसको पढ़ करके बना सकते हैं आराम से। वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा को वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। तो ये आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग उसको एक बार यदि पढ़िएगा तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा कोई तीर मारने वाली बात नहीं है, वो कोई भी आराम से पढ़ करके थोड़ा सा दिमाग है तो आप बना सकते हैं तीनों क्वेश्चन को। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर देखते हैं, राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो क्या हो जाएगा इसमें संवैधानिक प्रावधान, तो आपका हो जाएगा राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका हम लोग डिटेल्स। राज्य में विधान परिषद की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस बार बिहार दरोगा 1275 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विधान सभा में कितनी कम से कम लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। विधान परिषद में कम से कम 40 लोग होंगे, उससे कम नहीं। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद है और विधानसभा सम्मिलित है। तो जैसे मान लीजिए केंद्र में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है ना, ऐसे ही राज्य में क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो गया राष्ट्रपति के जैसे, विधान परिषद हो गया आपका राज्यसभा के जैसे, और विधान परिषद विधानसभा हो गया आपको लोकसभा के जैसे। याद रखिएगा ऐसे करके ट्रिक। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण का उत्पादन प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है। 1/3 सदस्य राज्य के स्थायी संस्थाओं का नगर पालिकाओं, जिला परिषदों के आदि सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। याद रखिएगा, चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापक द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के हाई सेकेंडरी एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्षों तक पढ़ा रहे हो। देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। 1/12 सदस्य उन स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष के पूर्व स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज से एवं सहकारिता से जुड़े हो। वर्तमान के केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 78 विधानसभा के विद्यमान है। विधान परिषद के किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10 1/10 इनमें से अधिक होगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव हुए थे, ये आपका जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में हुआ। इसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संविधान सभा के चुनाव 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन जो मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। आपको यह भी क्वेश्चन याद रखना है, मुस्लिम कब स्वीकार किए थे और कांग्रेस कब स्वीकार किया था, पूछा जा सकता है ऐसा। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव 1946 में कांग्रेस 214, सामान्य स्थानों में 208 स्थान प्राप्त किए थे। मुस्लिम लीग ने 78
में से 73 प्राप्त किए थे। कांग्रेस को सिख 4 सदस्य भी समर्थन मिला था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 3 जून 1947 को भारत विभाजन माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी, जिसे कांग्रेस कार्य सम्मिलित 3 जून 1947 को बैठक में स्वीकार कर लिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे। लेकिन यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता के समय आपका अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, तो ये हटा सकता है राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित हो। राष्ट्रपति दोनों पदों से देख लेते हैं इसका बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित हो। अनुच्छेद 124(5) तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया को बंद कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद को किसी भी सदन में की जा सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। यह प्रस्ताव यदि लोकसभा शुरू होती है तो 100 सदस्य का हस्ताक्षर अध्यक्ष को देने के बाद ही अब प्रस्ताव पेश हो सकता है। यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा में शुरुआत हो तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव यदि दोनों सदनों में से अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या बहुमत उपस्थित मतदान के दोनों 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो तो उसे राष्ट्रपति पास कर देते हैं। 2/3 बहुमत से अगर पास हो तो राष्ट्रपति उसे पास कर देते हैं। तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी करते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश बी रामास्वामी के संदर्भ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत अभाव में पारित नहीं हुआ। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से न्यायाधीश के लिए महाभियोग की प्रतिक्रिया लाई गई थी, तो बी रामास्वामी, ये आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन का दोस्तों देखिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, न्यायाधीश से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस पॉप आवाज करते हुए जलती है? पॉप आवाज करते हुए हाइड्रोजन गैस जलती है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत H है, परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह आवर्त सारणी एकमात्र ऐसा तत्व है जिनके नाभिक कोई न्यूट्रॉन नहीं आता, तो केवल एक प्रोटॉन होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी के निर्माण में द्रव्य हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने के रूप में इसका प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन एक रंगहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक 78% है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में 46% तक पाई जाती है। छिपदारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग वायुयानों एवं टायरों से भरा होता है। कायरो ब्रेक एवं एक्सटिंक्शन संरक्षण में नाइट्रोजन विद्युत बल्बों तथा उच्च ताप पर मापने वाले तापमापी भरने काम आते हैं। अमोनिया के उत्पादन में भी काम आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस है क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण CO2 को ग्रहण कर जीवित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वायुमंडल इसकी मात्रा 0.0003% है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। CO2 गैस प्रकृति अम्लीय होती है। यह गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है। CO2 का जलीय घोल कार्बनिक अम्ल कहलाता है। मीथेन के बारे में हम लोग देखते हैं। मीथेन एल्केन, आपका एल्केन देते हैं। CnH2n+2 का प्रथम सदस्य है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि मुख्य अवयव मीथेन होती है। कोयले खानों में मीथेन तथा वायु मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है। मीथेन को फायर डेथ भी कहा जाता है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए, अंडे की जर्दी क्लोराइड कौन सा प्रकार है? ये आपका इल्मस का प्रकार है। इल्मस का अंडे की जर्दी क्लोराइड का इल्मस का प्रकार है। इल्मस 32%
फास्फोलिट होता है। क्लोराइड विलयन के बारे में हम लोग देखते हैं। क्लोराइड एक विषमांगी मिश्रण। क्लोराइड के कणों का आकार 10 पावर 5 से लेकर 7 के बीच इतना छोटा होता है, ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। क्लोराइड के कण प्रकाश के किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग में दृश्य बनाते हैं। जब क्लोराइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते अस्थायी होते हैं। यह छानन विधि द्वारा मिश्रण को पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। क्लोराइड के सामान्य उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे द्रव का देखते हैं, यहाँ पर जैसे द्रव का देखते हैं दोस्तों, तो द्रव में क्या है, गैस, एरोसोल, कोहरा, बादल। आप लोग ये डाटा देख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के प्रघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात है आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक क्या हो जाएगा। आयरन लोहा का क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। आप लोग जानते हैं फेरस होता है, Fe हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ तत्व यहाँ पे दिया गया है जो आप लोग जानते भी होंगे, चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला चीज है नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए वीडियो रोक के। जल में ऑक्सीजन परमाणु में संकरण अवस्था होती है, ये हो जाएगा sp3। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन परमाणु एक 2s और 2p कक्षों को मिला करके 4 संकरण कक्षक बनाता है। यह संकरण कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलीय ज्यामितीय व्यवस्था होते हैं। जल का अनुसूत्र H2O होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, अर्थात pH लेवल 7 होता है। 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। 4 डिग्री तक क्या होगा कि आप जल को गर्म कीजिए तो पहले घटता है उसका तापमान, फिर जाकर 4 डिग्री के बाद क्या होता है, बढ़ता है। आप याद रखिएगा। जल के प्रकार, कठोर जल, ये साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, बायो कार्बोनेट घुले होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कठोर जल होने का क्या कारण है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सब घुले होते हैं। चलिए मृदु जल के बारे में जानते हैं। यह साबुन के साथ आसानी से फेन उत्पन्न करता है। यह जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होता है। जल की कठोरता, अस्थायी कठोरता, यह कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट के लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट में मिलाकर के करने से दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता, यह कठोरता जिसमें उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसे उबालकर दूर कर ली जाती है। चलिए यूरोप के स्केच रिपोर्टर्स के लेखक है। यूरोप के स्केच रिपोर्टर्स के लेखक है, ये हो जाएगा आपका राम कुमार। क्या हो जाएगा, राम कुमार। कुछ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण लेखक के बारे में। पनीश्वर नाथ रेणु, तो आपका ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा, रैंगो घादव, तूफानों के बीच, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, छन्न बोले, कन मुस्कुराए, आपका शिवदान सिंह चौहान, आपका लक्ष्मीपुरा। ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं 23 का। इसमें सूची 1 से 2 को मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 का छाती पर मुंह आपका दलना, साथ रह के परेशान रहना। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 1 छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। छाती पर उसके बाद क्या है, सांप लेटना, ईर्ष्या करना। छाती पर ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा। तो ये सब है, इम्पोर्टेंट है। कुछ मुहावरे और भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो कुछ मुहावरे और देख लीजिए। जैसे डूबके तिनके के सहारा, संकट पड़े हुए थोड़ी मदद, तिनके को पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना, दिन दूनी रात चौगुना, खूब उन्नति करना, दूध का पानी, निष्पक्ष न्याय, गंगा लाभ, मर जाना, कपास ओटना, संस्कारी, काम धंधों में लगे रहना। ये सब आपका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो विग्रह सही नहीं है, तो ये हम लोग देखते हैं। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ये, राज्यसभा, राजा के प्रति राज्यसभा, यहाँ समाज विग्रह सही नहीं है। राज्यसभा का समाज विग्रह राजा की सभा होती है।
25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेस्क में कोशिका स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव के नाम से जाना जाता है। यह जेई पुरकिंजे द्वारा यह कहा गया था, जेई पुरकिंजे द्वारा। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। जेई पुरकिंजे सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। जीव द्रव एक तरल गाढ़ा लसलसा पारभासी वजन युक्त व रंगीन पदार्थ है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के द्वारा होती है, जिसके कारण इसे जीव का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव में लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? 81 से 19% होता है। जीव द्रव का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन होता है 10% और नाइट्रोजन 2.5%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? ये आपका हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेकाइमा हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में डिस्कशन। स्क्लेरेकाइमा दृढ़ उत्तक नामक सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों का यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। स्क्लेरेकाइमा दृढ़ उत्तक लंबी संकरी कोशिका होती है। इन कोशिकाओं में भित्ति मोटी और लिंगनी होती है। अधिकांशतः ये मृत्यु होते हैं। इसमें प्रोटोलास्ट नहीं होता है। स्क्लेरेकाइमा दृढ़ उत्तक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इनमें उदाहरण है जूट, पटवा आदि। आपको ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए उत्तक बारे में देखते हैं। संबंधित कार्य। एपिडर्मिस का क्या काम है? यह कोशिकाओं के एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को क्या करता है? ढकता है, जो छाल होता है पौधे का। जाइलम जल खनिज लवणों का संवहन यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन पौधे अन्य भागों में पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम संवहनी उत्तक है। हरी पत्तियों भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो यह हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। स्टार्च मंड वो भोजन है जो पौधे के पत्तियों में आपको जमा करते हैं। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। स्टार्च मंड एक क्या है? पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें ग्लाइकोसिड बॉन्ड एवं बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयां शामिल है। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक प्रभावकारी लाल रंग है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कृत्रिम प्रकाश में होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान थे? ये 1600 आपका 45 हो जाएगा। 1645। ठीक है, देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। 31 मई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के अगर नेशनल एकेडमिक इम्पैक्ट में 1645 संस्थान सदस्य थे। इसमें 156 सदस्य थे। यूएनएएस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रभाव उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के अनुसंधान संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र एक दूसरे को साथ से संरेखित करने की एक संयुक्त राष्ट्र पहल है। इसका गठन 18 नवंबर 2010 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सतत विकास के बीच पारस्परिक संबंध ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति करने की सहायता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 2005 में हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग स्थापना हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त को मिलकर के बना था। सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, केंद्रीय मंत्रिमंडल सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त को उनके पद से पदमुक्त भी कर सकते हैं। भारत में पहला मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि डिस्कशन बहुत है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। 1-1.5 घंटा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारा आपको नॉलेज हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र निम्न में से किस राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में घोषित किया है? 2023 को किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को मोटे अनाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। मोटे अनाज को वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा लाया गया था। और भी कुछ देख लेते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। 2019 के बारे में अगर बात करते हैं, देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 24 को उष्टगनों या मेडलिस्ट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष, ये बहुत ही VVI है, याद रखिएगा। दो अंतर्राष्ट्रीय दशक 22 से 32 तक स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 21 से 30 तक क्या है, संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली के लिए। 19 से लेकर 28 तक क्या है आपका, नेल्सन मंडेला शांति दशक। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सी अनुपस्थिति होती है, तो क्या होती है, तारक काय होती है, तारक काय होती है। देख लेते हैं क्या है तारक काय। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थिति होती है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय के अंदर 1-2 कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करती तारक काय की खोज बावेरी ने किया था। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, यह कोशिका में निश्चित आकृति आकार बनाए सहायक होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक एवं अवर्णिक लवक, हरित वर्णी और अवर्णी लवक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, राइबोसोम पाया जाता है इसमें। वर्णी लवक लाल पीले नारंगी रंग के होते हैं, पौधे के रंगीन भाग जैसे बीज पुष्प आपका फल भित्ति आदि में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक रंगीन लवक है, ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे जड़ों भूमिगत तना, ये सब हो जाएगा। रसधानियां कोशिका की निर्जीव रचना में एकल झिल्ली की आवर्त होती है जिसे रोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में यह अनेक एवं छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में कोशिका 90% आपका स्थान घेरता है। प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन होता है, प्लाज्मोडियम होता है आपका बहुविभाजन। प्लाज्मोडियम बहुविभाजन द्वारा जनन होता है। बहुविभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक ही जनक कोशिका से कई संतति कोशिका उत्पन्न होते हैं। बहुविभाजन द्वारा जनन एक्सचीरिया कोलाई क्लोस्ट्रीडियम आदि देखा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए। मूलकुलन के बारे में देखते हैं। मूलकुलन क्या है, इस विधि में एक स्थान में कोशिका विभाजन के कारण एक कली बहिंगम की नया जीव बनता है। उदाहरण के लिए खमीर, जेलीफिश, हाइड्रा इत्यादि। द्विविभाजन, इस विभाजन में जनन कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन होती है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। पुनर्जनन के बारे में देखते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ जीव खोए हुए तथा कटे हुए शरीर के अंगों पर पुनः स्थापित करते हैं। चलिए 33 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाइड्रा में मूलकण के प्रत्येक संतानों में अनुवंश की स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो हाइड्रा में मूलकणों पर्यावरण के कारकों के अनुसार उत्प्रेरण के कारण क्या करती है आपकी होती है। हाइड्रा में मूलकण की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता मूलकण पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्प्रेरण के कारण होता है। अलैंगिक जनन मूलकण द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण के पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें क्या होता है, लिंग निर्धारण अनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। सरीसृप के बारे में कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। इनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका होता है, त्वचा रुकी होती है, इसमें ग्रंथियां नहीं पाए जाते हैं। इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क और परसल्क पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, निषेचन आंतरिक होता है, यह अंडोत्सर्जन करते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो बच्चा खेल रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वागत शब्द में हुआ है सु का, इसका सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांश उनके शब्द का दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। यहाँ पर बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास मतलब अंधविश्वास, अविश्वास। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास, यह असंगत विकल्प है। बिना सोचे समझे विचारे विश्वास के लिए अंधविश्वास का प्रयोग हो सकता था, अविश्वास नहीं, ठीक है। अन्य सभी विकल्प सत्य है। महत्वपूर्ण शब्दों के अनेक शब्द जो सब के लिए जानता हो, सवर्ग, उसे क्या कहते हैं, सवर्ग। सदैव रहने वाला क्या होता है, शाश्वत। किसी के साथ संबंध न रखने वाला, निस्संग। नष्ट होने वाला, नश्वर। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जंगल में
जंगल में लगने वाला आग, दावानल। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। जो पहले पढ़ा ना गया हो, अपठित। चलिए, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये कहा जाता है माटा। माटा। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को माटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में पुरानी मृदा को गोरडू के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन। मृदा शब्द की भौतिकी भाषा शब्द सोलम से हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान भारत की मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% पर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बनिक त्वचे प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। याद रखिएगा। भूमि संरचना एवं संगठन के आधार पर इसमें बांगर एवं खादर होती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नवीन मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। काली मिट्टी। भारत में काली मिट्टी निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत विशाल चट्टान को उपलक्ष अपरदन से होता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, अल्युमिनियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी, चिरनोजम मिट्टी, काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को श्वेता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी के बारे में जानते हैं। इस मिट्टी का निर्माण जलवायु के फलस्वरूप रवेदार एवं कांतिज सेलों के विघटन से होते हैं। लाल मिट्टी का रंग लोह ऑक्साइड उपस्थिति के कारण क्या होती है? लाल होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। इस मिट्टी में लाल एवं पीली मिट्टी भी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। लैंगेराइट मिट्टी। यह मिट्टी मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठार एवं ऊपरी भागों में पाया जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पे वर्षा होता है। ये सब मिट्टी केरल वगैरह क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा। पर्वतीय मिट्टी। इस मृदा को वनीय मृदा भी कहा जाता है, जो हिमालय के क्षेत्र में क्या होता है? आपका पाया जाता है। 2700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। इस मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस, चूने की अभाव होती है। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। जो मिट्टी आपका राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे सिंधु वगैरह क्षेत्र में, इस मिट्टी में ह्यूमस की जैव पदार्थ की कम मात्रा में उपस्थिति होती है। लवणीय मिट्टी एक अंत क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। हम देख लेते हैं इसके बारे में। इस मिट्टी में सोडियम, मैग्नीशियम प्रचुरता कारण मिट्टी लवणीय एवं कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता कारण क्षारीय होती है। पीट एवं दलदलीय मिट्टी। 18 क्या हो जाएगा? पीट एवं दलदलीय मिट्टी। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेश जल जमाव के कारण आपका होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कंपनी ओएनजीसी इसकी अपघटनीय संकीर्णता के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो यह हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ओएनजीसी एक अपघटनीय संकीर्णता के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज इलाकों में विशिष्ट स्थान पर दुर्गम क्षेत्रों के परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करता है। ठीक है, माफी चाहेंगे दोस्तों, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करता है। ओएनजीसी 14 अगस्त 1956 को हुई थी इसकी स्थापना। ओएनजीसी भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय का है देहरादून, उत्तराखंड में। ओएनजीसी का पूरा नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी एक महारत्न क्या है? कंपनी है। पवन हंस की स्थापना 1985 में हुई थी और ये भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा है। देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये हो जाएगा आंसर आपका बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। दोस्तों याद रखिएगा एक पॉइंट, आप जनसंख्या जो है इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आंख मूंद करके 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, दरोगा हो या बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, जनसंख्या को जरूर अच्छा कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य में 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहता है। 1106 व्यक्ति। जनसंख्या के बारे में डिटेल्स हम जानते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1881 में आपका रिपन द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या हुआ था?
10 वर्षीय नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था, मतलब हर एक 10 साल पे होगा ऐसा, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जिसमें 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में आता है, 17 व्यक्ति। सबसे अधिक हो गया आपका बिहार, सबसे कम हो गया अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आपका हो जाएगा। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त है। भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है। नागालैंड प्रदेश का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही है। नागालैंड में क्या रही है? नकारात्मक रही है। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1921 को भारत की जनसंख्या का बृहद विभाजन साल कहा जाता है। ये क्वेश्चन सब जो भी क्वेश्चन आपको मुझे बता रही है, पूछा गया क्वेश्चन है पहले। विभाजन साल किसे कहते हैं? 1921 को। वहीं 1951 में जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण प्रारंभिक वर्ष संज्ञा दी जाती है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 3 राज्य हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन हो जाएंगे? नागालैंड, केरल और आपका गोवा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 41 देखते हैं। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं, 41 देखते हैं। भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का कहाँ पे आयोजित हुआ? ये आपका राजस्थान में हुआ था। भारतीय अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा। कुछ अभ्यास के बारे में देख लेते हैं 24 में, जो कि महत्वपूर्ण अभ्यास है। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों और रख लीजिए, आप लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इसका अगर बात करते हैं तो गरुड़ शक्ति देखिए 9वां आपका संस्करण कहाँ पे हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। थल सेना आपका जकार्ता इंडोनेशिया में होता है। बिम्बैक्स आपका भारत वियतनाम के बीच होता है, ये भी आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? यह हो जाएगा मीडियम लैंड डिस्प्लेस सेंटर। कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। बिहार SLDC को यह पुरस्कार निम्न उपलब्धियों में दिया गया है। नई तकनीकों को अपनाना, राज्य की बिजली प्रणाली के एकीकृत संचालन सुनिश्चित करना, स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जेन साइबर सुरक्षा ऑपरेशन स्थापित करना। और भी देख लेते हैं डाटा कुछ साथियों। आप देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार जिले में स्थित है। यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। अभी एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा करेंट का, कि मखाना बोर्ड का स्थापन कहाँ किया गया है बजट में, ठीक है। मखाना बोर्ड का कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपका मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। बिहार के प्रमुख शोध अनुसंधान संस्थान यहाँ पे दिया गया है। केला के लिए कहाँ पे है? गोरोल वैशाली है। आलू विकास शोध संस्था कहाँ है? बिहार शरीफ है। मक्का एवं विकास शोध बेगूसराय में है। चावल के लिए कहाँ है? आरा है। राष्ट्रीय लीची आपका मुजफ्फरपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा में है, ठीक है। चलिए आपका क्या और भी देख लेते हैं, पॉइंट हो जाएगा। टसर सिल्क आपका हो जाएगा भागलपुर में। फल विकास शोध संस्थान सबूर भागलपुर में। डॉल्फिन रिसर्च पटना। राजेंद्र कृषि हो जाएगा समस्तीपुर में, जो कि पूसा में है। अरेबिक फारसी अनुसंधान पटना में। प्राकृतिक शास्त्र अहिंसा शोध आपका वैशाली में। AN सिन्हा शोध संस्थान पटना में, जो भी इंपॉर्टेंट है ये सब। निम्नलिखित में कौन कारक जनसंख्या गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करती है? तो मुद्रास्फीति, इससे जनसंख्या नहीं होती है निर्धारित। मुद्रास्फीति जनसंख्या गुणवत्ता निर्धारित नहीं करते। जनसंख्या गुणवत्ता निर्धारित करने कारक वाले साक्षर जीवन प्रत्याशा दर्शाए गए व्यक्तियों के स्वास्थ्य, देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल विकास, गुणवत्ता पूर्व जनसंख्या से ही बेहतर मानव संसाधन का निर्माण होता है, जो किसी देश के प्रगति विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव संसाधन किसी देश के संदर्भ मानव संसाधन उसकी जनसंख्या में पाई जाने वाली योग्यता, क्षमता, कौशल, ज्ञान और देश के उन मानव पूंजी का निर्माता है। भारत साक्षरता दर 2011 में क्या हो जाएगा? 74.04%। याद रखिएगा। बिहार का हो जाएगा आपका 61.82%। जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति का समूह लोगों के लिए समान परिस्थिति जीने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या हो जाएगी, ठीक है।
जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने के कारक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा जैसी चीजें है। 2024 में भारत जीवन प्रत्याशा 70.62% वर्ष आपका यहाँ पर किया गया। बिहार में जीवन प्रत्याशा कितने 69.02% है, जो कि याद रखिएगा। मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, जब मांग आपूर्ति असंतुलन पैदा होती है, वस्तु सेवा की कीमत बढ़ जाती है, तो कीमतों में स्फीति को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रा स्फीति गणना दो सूचियां होती है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 2 से 3% मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होती है, जबकि इससे अधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए आपकी हानिकारक होती है। कौशल विकास, कौशल निर्माण। कौशल निर्माण का अर्थ है उन कौशलों का विकास करना जिनकी कंपनी को अल्पकालीन दीर्घकालीन रूप से आवश्यक होती है तथा जो संगठन भविष्य की योजनाओं के अनुरूप होता है। कौशल विकास है तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 चला रही है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा 45 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। राम के पास एक गाय है, उसका दूध वो स्वयं उपभोग करता है। ठीक है, देख लेते हैं इसका। राम का ये हो जाएगा बाजार प्रतिक्रिया। जब कोई व्यक्ति किसान मंडी में बेचने के उद्देश्य से वस्तुओं को खदान को उत्पादन करता है, उसे बाजार प्रतिक्रिया कहते हैं। तो राम क्या कर रहा है, वहां अपना दूध खुद पी जा रहा है। गैर बाजार प्रतिक्रिया, जब कोई व्यक्ति किसान या अपना परिवार उपयोग हेतु खदान उत्पादन करता है, उसे गैर बाजार प्रतिक्रिया कहते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति कौन सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा आपका वस्तुओं सेवाओं के विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी देखिए, बहुत सारे देशों को मिला के जो कंपनी होती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी एक ऐसी कंपनी है जो देश के साथ देश दुनिया भर के अन्य देशों को काम करती है। यह एक देश स्थित एक केंद्रीय कार्यालय रखता है जो इसके सभी कार्यालय जैसे प्रशासनिक शाखाओं का कारखाना प्रबंधन समन्वय रखता है। बहुराष्ट्रीय निगम के कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल के उत्पादन को नियंत्रित करना, विभिन्न देशों के बीच विभिन्न वस्तु आयात निर्यात करना। वैश्वीकरण क्या हो जाएगा, विश्व के सभी देश की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला कार्य हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों वैश्वीकरण की मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच आपका अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा होता है। भारत में वैश्विक शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव भारत का वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। वैश्वीकरण के जनक पीटर सदरलैंड है। यह पूर्व आयरिश अटॉर्नी जनरल आपका रहा है। वित्त वर्ष 23-24 में चीन भारत सबसे बड़ा व्यापारिक आपका साझेदार है। आपका चीन भारत का था, लेकिन अभी टैरिफ लग गया है चीन पे बहुत ज्यादा, आप लोग जान सकते हैं ट्रम्प द्वारा। ऑनेस्टी इज एन एग्जांपल ऑफ क्या हो जाएगा इसका आंसर, 47 का इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका डी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस ऑल मैन मस्ट डाई, तो सी हो जाएगा इसका आंसर ऑल। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड, सी हो जाएगा इसका अवैक। चलिए, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से समान होता है, ये हो जाएगा डिंडवाहनी। डिंडवाहनी। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क मानव शरीर का यह मुख्य समन्वय केंद्र है, क्योंकि मस्तिष्क शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रण और आपका क्या करता है, संचय करता है। नेक्स्ट होता है, मानव मस्तिष्क का वजन आपका 1400 ग्राम होता है। बाहरी आघातों से बचने के लिए मानव मस्तिष्क अस्थियों की खोख क्रेनियम में बंद होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम होता है, जो कि स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक शक्तियों, ज्ञान, वाणी, चिंतन, बुद्धिमत्ता का केंद्र है। थैलेमस दर्द, ठंडा, गर्म आपको पहचानने के लिए कार्य करता है। थैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घिन्ना, ताप नियंत्रण आदि के लिए आपका रक्तचाप, जल उपचय, पसीना, गुस्सा, ये सब के लिए हाइपोथैलेमस है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल का गुण है, सी हो जाएगा मोलेस्का। कठोर आपका ये हो जाएगा, देख लीजिएगा। आर्थ्रोपोडा कंकाल कठोर होता है, परंतु काइटिन का बना होता है, ना कि कैल्शियम आपका कार्बोनेट का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कार्बोनेट में कौन सा लिम्फ लसिका संदर्भ गलत है, ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए
एक अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। अगर अभिसारी होता, अभिसारी क्या हो जाता? वो अवतल हो जाता। तो यह अपसारी है। चलिए, एक अपसारी दर्पण एक उत्तल दर्पण है, क्योंकि जब प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद अपसारी हो जाती है। किरणें दर्पण परावर्तक सतहों से टकराने के लिए विचलित हो जाती है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह अंत आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। उत्तल दर्पण, जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, इस दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे दूर फोकस के बीच से छोटा सीधा आभासी होता है। यदि दर्पण वस्तु के उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए तो दर्पण बड़े आभासी और प्रतिबिंब आकार छोटा होता है। इसकी स्थिति दर्पण के पीछे आपके फोकस पे बनती है। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग देख लेते हैं। ये पूछा जाता है ट्रक मोटर चालकों के बगल दृष्टि देखने के लिए होता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? आपका बड़ी फोकस वाला दूरी दाढ़ी बनाने में, आंख कान तथा नाक के डॉक्टरों के उपयोग में, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, शोर भरी भट्टी में सूर्य प्रकाश केंद्रित करने में। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दूरी उतना ही जितना दर्पण के सामने बनता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई में सीधा होना आवश्यक है। समतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में हम लोग करते हैं। बहुदर्शी परिदृशी दोनों सतह मापने में हम लोग करते हैं, देखने में करते हैं। आपको पूछा जाएगा हम लोग किसका उपयोग करते हैं आईने के रूप में, तो समतल दर्पण का, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में परिपथ को दर्शाना है, कौन सा हो जाएगा इसमें? ये सब क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बता रहे हैं आपको, ये बी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका आधा होगा, ये वेग हो जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत उपकरणों के अभिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा हो जाएगा? फ्यूज का उपयोग। फ्यूज का उपयोग, आपका फ्यूज का उपयोग हम लोग करते हैं। फ्यूज क्या हो जाएगा देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। फ्यूज परिपथों को सर्वोच्च सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप को उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रभावित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज का तार टीन, एसएन और लेड एवं मिश्र धातु की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज की ताप वृद्धि होती है और फ्यूज का ताप पिघल जाता है, परिपथ टूट जाता है। फ्यूज की तार प्राय धातु के सिरे वाले फोर्सलाइन अथवा इसी प्रकार की विद्युत धारी पदार्थ से काटे में होता है। लघुपथ में शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिहार में बताया गया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य कितनी है? 13। और बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क की संख्या 1 और टाइगर रिजर्व के बारे में 1, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे दिया गया है वन्य जीव के बारे में। बिहार में मात्र 1 राष्ट्रीय वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में। बाघ संरक्षण की बात करते हैं तो आपका, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए बिहार में देखिए आपका प्रमुख अभ्यारण्य क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हो जाएगा गया में, भीम हो जाएगा मुंगेर में, कांवर झील हो जाएगा बेगूसराय में, कुशेश्वर हो जाएगा दरभंगा में, नागी नकटी जमुई में, आपका नकटी डैम हो जाएगा आपका जमुई में। और देखते हैं सलीम अली यूपी सहनी बटेला हो जाएगा वैशाली में, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर में, रजोला नवादा में, विक्रमशिला हो जाएगा आपका डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, उदयपुर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, कैमूर हो जाएगा आपका कैमूर में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। सूची 1 से 2 को यहाँ पे मिलान करना है। आपका भाबर, बांगर, तराई ये सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिट्टी के बारे में बताया गया है। भाबर किसे कहते हैं? हिमालय के तलछटी स्थित चट्टानी छिद्रयुक्त मिट्टी को सक्रिय होते हैं जो पहाड़ी में नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बने होते हैं। भावर शिवालिक और आपके पर्वत श्रृंखला के नीचे क्षेत्र में होते हैं। भावर में कंकर गाद बालू मिले होते हैं। भावर क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती। तराई मिट्टी किसे कहते हैं? तराई मिट्टी का निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा
लाए गए अवसाद जलचट्टी पदार्थ के एकत्रित के अपसादन से होता है। घने जंगल वन प्राणियों क्षेत्र में होता है। तराई मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है। धान गन्ना तंबाकू बाजरा अन्य फसलों की पैदावार के लिए तराई मिट्टी में साल में ज्यादातर समय में नमी रहती है। भू जल स्तर भी ज्यादा रहता है। बांगर क्या होता है? पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। और खादर क्या होता है? जैसे ये नदी मान लीजिए बह रहा है, नदी का पानी यदि यहाँ तक आया फिर सूख के यहाँ आ गया तो ये नई मिट्टी जो होगी वो होगी खादर। लेकिन यहाँ तक पानी नहीं गया तो ये होगा बांगर, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 1 का 3 गोदावरी का हो जाएगा वेन गंगा। उसके बाद 2 का हो जाएगा गंगा का सहायक नदी हो जाएगा कोसी। कृष्णा का क्या हो जाएगा आपका? 2 मतलब कोयना। कावेरी का हो जाएगा अमरावती, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मोनोजाइट रेत में मिलता है? जैसे बी हो जाएगा इसका थोरियम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 62 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 63 का, देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। दो संख्या जिसका योग 28 और गुणनफल 187 वो संख्या है तो आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जा सकता है? कितना बढ़ाया जा सकता है? 65 का देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बी हो जाएगा इसमें गलत, ये सही नहीं है। समान श्रेणी में आपका मैथ का सब क्वेश्चन है, इसका बी हो जाएगा आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। डेस्क में एसी और विष दबाव को निर्वातिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हो जाएगा आपका यकृत कोशिका, यकृत कोशिका, ठीक है। कॉलम 1 से 2 को मिलान करने वाला है। 69 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। द्रव्य संयोजी ऊतक है रक्त, उपकला ऊतक है त्वचा, जोड़ों की सतह उपास्थि और तंत्रिका है स्पाइनल कोड हो जाएगा आपका। चलिए यह सिद्ध करने के लिए जीवन उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिरन और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। इन्होंने जो गैस ली थी तो ये हो लिया था मिथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए 71 नंबर देखते हैं। ये भी आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति में चलती है? तो यह स्टील में हो जाएगा। ध्वनि की चाल जो है लोहा में सबसे ज्यादा होगा ठोस में, याद रखिएगा। ध्वनि तरंग, ध्वनि ऊर्जा एक रूप से तरंग ऊर्जा है जो ऊर्जा हमारे कानों में श्रव्य करती है। अब देखिए ध्वनि में क्या होता है? आवृत्ति का प्रेशर होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाले तरंग को अवश्रव्य कहते हैं। अब 20 से लेकर 20,000 तक को श्रव्य कहते हैं और 20,000 से लेकर के ज्यादा को क्या कहते हैं? प्रश्रव्य कहते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। देखिए श्रव्य किसे कहते हैं? 20 से लेकर 20,000 तक। प्रश्रव्य कहते हैं 20,000 से ज्यादा वाले को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रस्रव का काम क्या होता है कि संकेत भेजने में, कुछ काम, समुद्र की गहराई मापने में, कीमती कपड़ों, वायुयान, घरों, पुर्जों में सफाई के लिए, कल खानों, चिमनियों को कारिक हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार के, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, ठीक है। यहाँ पे ध्वनि की चाल दिया गया है, इंपोर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? यह गोदावरी को जानी जाती है, गोदावरी को, याद रखिए, गोदावरी को जानी जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1465। और ये गोदावरी नदी के डेल्टा में कुरीगा मैंग्रोव वन है जो देश के तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगर देश के सबसे बड़ा बात किया जाए तो सुंदरवन हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी में डेल्टा में कई तरह की मछलियां एवं क्रस्टेलिया भी पाई जाती हैं। तुंगभद्रा भी यहाँ पे दिया गया है। यह नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। इसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बहती हुई आंध्र में कृष्णा नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। रामायण में तुंगभद्रा नदी को पंपा नदी के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी का जन्म तुंगरा एवं भद्रा नदियों से मिलने से हुआ था।
75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, कोयना बांध महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके बाद इथुनगरम हो जाएगा यहाँ पर तेलंगाना में। सरिस्का कहाँ हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान में। चंद्रभद्रा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे देखिए कोयना महाराष्ट्र, यहाँ सब कुछ दिया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट दिया गया है जो आप लोग देख लीजिए। देखिए केबुल लामजाओ मणिपुर में, लाखू खोवा वन्यजीव असम में, ग्रेट इंडियन आपका महाराष्ट्र में, सबरी माला आपको केरल में, जलथोपारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वन विहार हो जाएगा मध्य प्रदेश, रेगिस्तान राजस्थान, भूखे बिल हो जाएगा बिहार। ये सब देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। यहाँ पे दिया गया है भारतवर्ष में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि मतलब कि आप लोग को चाहिए पूरे डिटेल्स में सब कुछ की सिर्फ कोई आंसर चाहिए, आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन ला गया तो उस समय राज्यपाल थे, तो सी हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो, नित्यानंद कानूनगो। इसमें देख लेते हैं बिहार में स्वतंत्रता के समय जयराम दौलत राम थे प्रथम, यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, बिहार में स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल हो जाएंगे। आज पूछा जाएगा प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात यदि करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे। देखिए बिहार का भी राज्यपाल कौन हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान। 2 जनवरी 2025 से आपका इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री की बात करेंगे श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा, पूरी डिटेल्स में कितना इसको बताते रहे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटें आरक्षित हुई, 2 आपको आरक्षित हुई। कहाँ कहाँ की है हम लोग वो देख लेते हैं। आपके 2 सीटें हैं, कटिहार की है और बांका की है, याद रखिएगा। टोटल बिहार में 38 सीटें आपका विधानसभा। अनुसूचित जाति के लिए आपका 38 सीटें है। लॉर्ड डेस्क से लॉर्ड उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन भारत में लॉर्ड राजा के संबंध में है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। पीली बंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ स्थित है, ये आपका क्या हो जाएगा, 80 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। औलिया दरगाह दिल्ली में स्थित है। चिश्ती संप्रदाय के चौथे थे सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है, इनके कार्यकाल याद रखिएगा। हजरत निजामुद्दीन महमूद इलाही ईश्वर का प्रिय नाम से जाना गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध शिष्यों शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली आपका हो जाएगा ये सब चीज। चलिए इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, ये हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना की बात करते हैं 15 अगस्त 1969 को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष आपका कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में। इसरो उपग्रह कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में। आपका अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। सार कहाँ पर है, हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। द्रव प्रणोदक प्रणाली कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम आपका बेंगलुरु में। इसरो का टेलीमेट्री निगरानी नियंत्रण कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो जलतत्व प्रणाली इकाई है तिरुवनंतपुरम केरल में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ हो जाएगा, देहरादून में। भारतीय स्वदर्शन बेजन हो जाएगा देहरादून में। निम्नलिखित कौन सा मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा, वायु क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, वायु मिश्रण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा धातु क्रियाशीलता के घटते क्रम में हो जाएगा, पहले पोटेशियम होगा, अल्युमिनियम, जिंक एवं उसके बाद होगा आपका ये कुछ यहाँ पर दिया गया है सबसे अब क्रियाशील धातु, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 84 का देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है। चलिए मैथ का क्वेश्चन फिर 85 का क्या हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा इसका भी। इसका देख लेते हैं, इसका भी बी हो जाएगा आंसर। चलिए टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेटस का नाम किसने रखा था, देखिए ये मिराबो एवं ओप्सियो ने रखा था। बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। आपका ये फ्रांस क्रांति के बारे में बताया गया है। देखिए प्रथम स्टेटस में आते थे पादरी, द्वितीय में आते थे कुलीन वर्ग के संबंध बड़े प्रशासनिक अधिकारी, तृतीय में कौन आते थे, व्यापार किसान मजदूर, ये सब आते थे। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार
शुद्ध अच्छा लोहा बनाना संभव है। यह हो जाएगा पोटली की प्रक्रिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन में 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो यह मनाया गया था आपका, यह मनाया गया था दोस्तों 16 अक्टूबर 1900 मनाया राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधा था बंगाल विभाजन के समय, स्वदेशी आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन का पहला सामूहिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में किया गया। एक दिन को शोक दिवस उपवास दिवस के रूप में घोषित किया गया था। किस वर्ष में बिहार को राज्य में दर्जा मिला था? यह आपका 1936 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगर दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था और 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, जिसमें उड़ीसा सम्मिलित था उस समय में। ठीक है, याद रखिएगा। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, देखिए बंगाल से आपका बिहार हुआ था 1912 में अलग, और 1936 में उड़ीसा हो गया बिहार से अलग, और 2000 में आपका क्या हुआ, झारखंड बिहार से अलग हो गया। याद रखिएगा। जल के अणु के बंद प्रकृति है तो हाइड्रोजन अबंध हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए 92 नंबर देखते हैं। C6H14 सकारात्मक अवयव की संख्या क्या हो जाएगी? तो D हो जाएगी। अल्फा कण है, अल्फा कण क्या हो जाएगी? 93 पे क्या हो जाएगा दोस्तों? D हो जाएगा आपका, इसका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट 94 देखते हैं। वो फील्ड तालिका टेबल टेनिस रिकॉर्ड में विशिष्ट रूप से पहचानी जाए उसे क्या कहते हैं? ये हो जाएगा प्राइमरी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग को आउटपुट डिवाइसों में जोड़ने के कार्य को कौन करता है? तो 95 का क्या हो जाएगा आपका? बी। 95 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो अवर्गीकृत वन हो जाएगा। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो रैम्पेज हो जाएगा। चलिए द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? गोटबाया राजपक्षे। कुछ इंपोर्टेंट बुक है यहाँ पे, देख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किस सम्मानित किया? किसे किया है? शशि थरूर को किया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो यह नाग हो जाएगा, नाग। DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया। दोस्तों ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन रहा। आपको और भी डिटेल्स में चाहिए या क्या कैसे चाहिए, वीडियो में क्या कमी लगा, कमेंट्स कीजिए। कंटिन्यू अगर 63 सेट आप चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिए, आपको हम कंटिन्यू करके देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।